अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको सिलेबस ब्रीफ तक बता दिया था। अगला जो टॉपिक है वो सोचा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, सोचने के बाद कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो वो टॉपिक जो है वो हमारा होगा सेक्शन नंबर A B C का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या होता है, किस हिसाब से होता है, कितने मार्क्स का होता है। विदाउट एनी डिले, फर्दर डिले, वी शुड मूव ऑन। तो आता हूँ यहाँ पे, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न, PP, पेपर पैटर्न। स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने। पेपर पैटर्न। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर ए में एक सवाल आएगा, सेक्शन नंबर बी में दो सवाल आएंगे। दो करने होंगे मतलब, तो ये तीन सवाल हमारे पास हो। 25 25 25 75 मार्क्स हो गए। सेक्शन सी जो होता है वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। बहुत कम आता है तो आप फंस जाते हैं फिर। तो आप देखें आगे क्या करना है, फिर आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। सबसे पहले हम सेक्शन ए में आने वाले सारे मसलों की बात करें। सेक्शन ए जो कि हमारे पास होता है सिर्फ एक सवाल, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। वो एक सवाल फर्दर डिवाइडेड होता है चार पार्ट्स के अंदर। अच्छा, तो इसके अंदर आपके पास कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे। पहले आपके पास लिखा हुआ होगा, एक्सप्लेन द गिवन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपके पास मौजूद होगा, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पार्ट ए के अंदर। सही है? इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, ये हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का। कितने? 3 मार्क्स। सही है? अब ये एक तरीके से सोर्स पिक्चर होती है। जैसे बहुत दफ़ा आ चुका है पेपर्स में, टीपू सुल्तान की तस्वीर बनी हुई आती है, लिखा हुआ होता है एक्सप्लेन करें कौन है ये। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड का मतलब ही यही होता है। अच्छा, ये तो हुआ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स। 75 में से 3 मार्क्स हमने अभी तक सोचे क्या होता है। अब हम इसके बाद जो पार्ट बी होता है इसका, ये पार्ट बी है, ये पार्ट ए था। सही। पार्ट बी में आता है एक्सप्लेन द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है भाई कि वो पिक्चर है वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है। पहले में तो ये लिखा है, ऊपर पैराग्राफ लिखा है, उसको अपने अपने ओन वर्ड्स में आपको बताओ क्या लिखा हुआ है। दूसरे में आपको अपनी पिक्चर जो है वो क्या शो कर रही है ये बताना है। ये कितने मार्क्स का होता है? ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं होता, ये 5 मार्क्स का होता है। सही है? तो 8 मार्क्स हमने समेट लिए सिर्फ एक सवाल में, पहले सवाल। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए से आएगा, मतलब डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर से। पार्ट सी में क्या होता है? पार्ट सी में हमारे पास होता है ब्रीफ। का मतलब ब्रीफ रखेगा हमेशा याद, क्योंकि ये CIE के पेपर पैटर्न वगैरह बताते हैं कि ब्रीफ, तो हमें ब्रीफ ही लिखना है, हमें लेंदी नहीं लिखना। ब्रीफ रीजनिंग, सही है? ब्रीफ रीजनिंग क्वेश्चन। सही है? तो इसके अंदर क्या होता है? ये 7 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सवाल आ जाता है। मैं आपको एक तरीके से समझा ही दूँ इधर से देख के। देखिए भाई,
जब भी कोई पिक्चर आएगी ना तो उसके 4 पार्ट होंगे, ये बात तो कंफर्म है। सही है। अब वो 4 पार्ट होंगे उसके अंदर आप देखें, एक बड़ी मशहूर तस्वीर देखी होगी आपने जिसके अंदर लामा कायदे मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी चेस खेल रहे हैं और सामने माउंट वो खड़े हुए हैं, लॉर्ड माउंटेन। सही है। तो वो पिक्चर है, वो पेपर में आएगी आपके पास, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको उसको देखना, उधर एक पैराग्राफ छोटा सा लिखा हुआ होगा। मैं आपको पास पेपर तक शेयर करूँगा हर टॉपिक के साथ साथ इंशाल्लाह ताला बाद में, लेकिन अभी जो है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। हर पिक्चर के एक बेस्ड जब क्वेश्चन आता है पार्ट ए के अंदर, आप पहले तो आपका सिंपल तरीके से था। अब जब भी कोई तस्वीर आएगी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा, एक पैराग्राफ टाइप लिखा हुआ होगा, ताकि एग्जामिनर भी ये चाहते हैं कि आप लोग को समझ आए ये कहाँ पे है क्या है, इनको समझ आ जाए बच्चों को। मतलब हम तस्वीर देख के तो हर चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन क्या पता वो जो वहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ उसको देख कर पता लगा रहे हाँ ये इस चीज़ की तस्वीर है। तो भाई एक्सप्लेन द गिवन पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स, ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका, 3 मार्क्स से ख़त्म हो गया। इसको भूल जाए, 3 मार्क्स आपने समेट लेते हैं। अब पार्ट बी जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करें ये क्या है। ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी चेस क्यों खेल लेते हैं माउंट बैटन सर जब खड़ा हुआ था, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चेस नहीं खेले आप, ये नहीं लिखना है कि दे आर प्लेइंग चेस बिकॉज ऑफ दिस, आपको लिखना है किस पिक्चर, ये पिक्चर किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। तीसरा, ब्रीफ रीजनिंग क्वेश्चन, ये हमारे पास 7 मार्क्स का होगा। इसके अंदर आपको कम अज़ कम 3 पॉइंट्स पेश करने पड़ेंगे। 3 पॉइंट से मतलब 3 रीज़न पेश करने पड़ेंगे। और इसके अंदर आपको अभी ख़त्म नहीं हुआ, पार्ट डी भी आएगा। और पार्ट डी जो है हमारा वो डिटेल रीजनिंग होता है। 14 मार्क्स का सवाल सुने ना, लेकिन ये 14 मार्क्स का नहीं है, ये 10 मार्क्स का होता है। सही। 10 मार्क्स में क्या आएगा आपके पास, 10 मार्क्स में क्या, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, टाइम नहीं बचेगा, ये सोचना है पहले से। तो हमें वक्त के हिसाब से मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पहले तो 3-4 मिनट आप क्वेश्चन पढ़ने में निकाल लें, उसके बाद आपको सोचना पड़ता है अब क्या करें। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ना डी वाले पार्ट में, डी वाले पार्ट में हमें कम से कम 4 to 5 रीजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्या रीजंस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के सब कॉन्टिनेंट में आने के क्या रीजंस थे, हमें यहाँ पे 5 रीजंस करने पड़ेंगे, कम से कम 5। ब्रीफली रीज़न वाले में हमें 3 करने पड़ेंगे, इस वाले में 5 करने पड़ेंगे। ये याद रखिएगा, आपने कम किए कोई डिडक्शन नहीं है, ज़्यादा मतलब कम किए तो थोड़ी बहुत डिडक्शन हो सकती है क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा किए तो एग्जामिनर आपको मार्क्स ही देगा, मार्क्स काटेगा क्यों भाई। तो विदाउट इन फर्दरली आप सेक्शन बी की तरफ जाते हैं, उसके बाद भी एक नज़र घुमा देते हैं, और सेक्शन बी और सेक्शन सी सेम होते हैं, मतलब उनका क्राइटेरिया सेम होता है, उनके सवालात एक जैसे आते हैं। मैं सवाल का कंटेंट बोल रहा हूँ। सही है। तो हम सेक्शन बी की तरफ पढ़ते हैं। तो जी सेक्शन बी एंड सी आर सेम। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, सेम से मुराद मेरा ये नहीं है कि सवाल एक जैसा आएगा, सेम से मुराद मेरा एक कंटेंट एक जैसा आएगा, मतलब आपको अटैम्प्ट जो करना है किस तरीके से करना है वो सेम आता है। अटैम्प्ट ये फ़र्क आता है खाली, सेक्शन बी के अंदर आपको 2 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, सेक्शन सी के अंदर 1 सवाल अटैम्प्ट करना होता है। सही है। अच्छा, पार्ट ए जो होता है इसके अंदर, पार्ट ए, इसके अंदर हमारे पास आता है एनी शॉर्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास 4 मार्क्स का होता है। इस 4 मार्क्स वाले में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ता है। अब ये याद रखिएगा, इसके अंदर अगर लिखा पूछा जा रहा है ना हु वॉज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये पहले सोच लेगा कि ये 4 मार्क्स का सवाल है, मैं इसके बाद टाइम ज़ाया नहीं करना, वक्त ज़ाया नहीं करना है। इसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, इसके बारे में लिखना है कायद-ए-आज़म वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। सही है। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देनी है उन्होंने क्या क्या किया, ज़रूरत पड़े तो 14 पॉइंट भी थोड़े से ऐड कर देना। 14 पॉइंट से मुराद मेरा ये है कि क्या किया, क्यों किया, नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ पेश किया, इतनी सारी मीटिंग्स हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे। ये 4 मार्क्स के सवाल में एक तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास वो जो होते हैं हमारे स्कॉलर्स वगैरह, हाजी शरीयतुल्लाह, शहीद अहमद बरेलवी वगैरह, उनके ऊपर भी 4 मार्क्स का सवाल आ सकता है, लेकिन आपको उसके अंदर उनका बायोडेटा नहीं लिखना,
डायरेक्ट काम लिखना है, क्या काम था। बायोडेटा आपकी अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। दोबारा बताऊँ, बायोडेटा जो होता है ख़ास तौर पे उनका, स्कॉलर्स का, वो आपकी खुद की एक्सप्लेनेशन के लिए होता है। वो आप समझ जाए इसलिए होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि आप मतलब रटें उसको और फिर 4 मार्क्स के सवाल में लिखें। पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अंदर ब्रीफ रीजनिंग क्वेश्चन आता है। जैसे वहाँ पे पार्ट सी में आया था क्वेश्चन सेक्शन 1 में, यहाँ पे आता है ब्रीफ रीजनिंग क्वेश्चन। ब्रीफ रीजनिंग क्वेश्चंस, ये होता है 7 मार्क्स का। अच्छा, 7 मार्क्स और 15 मार्क्स वाले में फ़र्क बताऊंगा। क्या करूँगा, फ़र्क बताऊंगा। 7 मार्क्स वाले में आप 3 रीजन्स अपनी मर्ज़ी के, कोई से भी 3 रीजन्स, 3 रीज़न कोई भी अपनी मर्ज़ी के उठाओगे और लिख दोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान क्यों, इस सब कॉन्टिनेंट में क्यों आई, कोई भी 3 रीज़न उठाओ। पैसा बहुत था, ब्रिटिश की वजह से ट्रेड करना चाहते थे, जो भी, लिख दो। यही मार्क्स, यही क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स 14 मार्क्स का आता है तो उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको अपना ओन कंक्लूजन भी देना पड़ेगा। कंक्लूजन नहीं दोगे तो आप फंस जाओगे। सही है, तो इसको लिख देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ आगे। होता है कुछ, क्या है, होता है क्या है, सी एक्सप्लेन, सॉरी, डिटेल रीजनिंग क्वेश्चन। अब ये डिटेल है, सही है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एक काम करना है, सारे के सारे जो आपको वहां पे रीजन दिए हैं, एक्सप्लेन ऑल द रीजंस। रीजन से मुराद वहां पे दिए हुए होते हैं कि भाई ट्रेड का मसला, ब्रिटिश का सब कॉन्टिनेंट में आना, तो आप ट्रेड से स्टार्ट करोगे, पहले रीजन लिखोगे, फिर कोई भी अपनी दो मर्जी का लिख दोगे। सही है, दो मतलब 2 पैराग्राफ। देन, ये याद रखिएगा, देन एनी 5 अदर ऑफ योर ओन चॉइस। इसका मतलब क्या हुआ, गौर करें तो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर योर ओन चॉइस, मतलब अपनी ओन, ऑफ योर ओन चॉइस, तो अपनी मर्जी से कोई से भी रीज़न लिखना है। यहाँ पे हमें जब भी नहीं दिया गया कि क्या लिखना है तो आप अपनी मर्जी से लिखोगे। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे हर सवाल की। 7 मार्क्स वाले सवाल में पहले मैंने 4 मार्क्स की दे दी थी, जिसके अंदर मैं स्कॉलर्स की बात की थी या कायदे मोहम्मद अली की बात की थी। 7 मार्क्स वाले की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक प्यारा सा सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वाई वॉज चौधरी रहमत अली एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर पाकिस्तान। मैंने क्या कहा था, इसके अंदर आपको 3 रीजन्स देने हैं। कितने, 3 रीज़न, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 50,000 रीजन ही होंगे, बस ये मसला है। इसके अंदर आपको हर चीज़ नहीं डिटेल करनी है, आपको मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं इसके अंदर भी। तो 7 मार्क्स का है, ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी। इसके अंदर आपको एक पेज, एग्जामिनर अगर पेपर चल रहा है तो उसके अंदर आप एक पेज भी पूरा लिख ले, बहुत बड़ी बात है। 14 मार्क्स क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल आ जाता है, बहुत अच्छा सा सवाल आता है जो कि हर दफ़ा ही आता रहता है, जिसका ताल्लुक़ है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस से। तो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का सवाल आता है वो ये आता है कि द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 अचीव्ड मोर दोज ऑफ 1931 एंड 1932, डू यू अग्री और डिसअग्री। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, जहाँ से नाम है वहाँ से काम है। पहले उन्होंने, मैं बोला 1930 वाली की बात की उन्होंने कि 1930 वाली अच्छी थी या बुरी थी, तो हमें पहला पैराग्राफ जो है वो 1930 वाली के बारे में लिखना पड़ेगा इंट्रो के बाद। सही है, बाकी 1931 का भी इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या था, कौन नहीं आया, कब नहीं आया, 32 के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे एग्जामिनर मार्क्स काटेगा।
एग्जामिनर मार्क्स काटने के लिए वहाँ कभी भी नहीं बैठा है, वो आपको मार्क्स देगा, मुफ्त के मार्क्स देगा, लेकिन आपको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेंगी। पहले रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी पड़ेंगी, हर चीज़ एक्सप्लेन करके। 14 मार्क्स वाले सवाल में आपको कम से कम 5 5 नुक्ते पेश करने पड़ेंगे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा फिर कहूँगा 50,000 लिख दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, टाइम आपका वेस्ट होगा लेकिन, क्योंकि जब वो आपको 5 रीजंस के ऊपर ही 14 मार्क्स देने को तैयार है, तो आप 16 17 18 रीजंस क्यों लिख रहे हो 14 मार्क्स के लिए? सही है। तो आज सिर्फ यही था, पेपर पैटर्न हमने बता दिया। पेपर पैटर्न दिख नहीं रहा था पूरा, मैं एक दफ़ा दिखा दूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का आप लोग ले सकते हैं पहले, और राइटिंग को थोड़ा सा बस प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, आई विल वर्क ऑन इट। तो यही था आज के लिए। सी यू ऑल गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहें जो ओ लेवल्स कर रहे हैं ख़ास तौर पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने तो कर दें प्लीज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।